सकते हैं प्रतीक अग्रवाल, एमडी एंड सीईओ मोतीलाल ओसवाल मैनेजमेंट कंपनी के मौजूद हैं इस वक्त, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मौजूद हैं इस वक्त। प्रतीक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या कहें मतलब इस वक्त के इस हाल का, हम पहले वॉर से निकल के आए, सीज फायर हुआ, उसके बाद आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी, क्रूड अगेन एट 106, और ऊपर से अब तक आईटी के नंबर्स ने हमको मतलब स्टेबल ही नहीं होने दिया। आपको लग क्या रहा है सर, जिस प्रकार की अर्निंग्स अब तक आई, जिसमें एचडीएफसी बैंक में शुमार है, आईसीआईसीआई बैंक में शुमार है, बट एनर्जी प्राइसेस का फियर हमको रोज रोज सिंक होने का मौका दे रहा है, हम सिंक हो रहे हैं। क्या लग रहा है, मार्केट्स की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इस वक्त? नहीं, अगर एक तरीके से सोचे तो जिसको कहते हैं एक दौर शायद खत्म हो रहा है, ये चेंज का पीरियड है टू अ न्यू पीरियड। मतलब इसमें ऑयल प्राइस इंक्रीज और एक इंग्रेडिएंट शामिल हो गया है, तो दैट मेक्स द थिंग मोर डिफिकल्ट। बट अगर आप देखो तो जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें जो कंपनियां हैं उनका शायद स्वर्णिम पीरियड जो था वो पास्ट में था। अब जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, बड़े बैंक हो गए, वो एक्चुअली इंडेक्स जितनी या इंडेक्स से कम है। तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स हैं वो उनका रुझान उसकी तरफ होना जरा मुश्किल है। सो दैट इज वन थॉट। अब अगर इंडेक्स के बाहर देखें, मैंने कहा बदलाव का दौर है, तो कई सारी नई स्पेसेस आई हैं जो कि जैसे कि और कुछ नहीं तो रिन्यूएबल ईवीज वगैरह कई देख लें, तो जिनको जो भी कुछ ये हो रहा है, तेल के प्राइस इंक्रीज एक्सेट्रा, वो टेलविंड प्रोवाइड करते हैं। जो एक कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनको लगेगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रनिंग इज मोर प्रेडिक्टेबल, और शायद जो यूजुअल तरीका था उससे सस्ता पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चेंज का दौर है मेरे हिसाब से। जो भी कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिक्स वगैरह, उससे चेंज और तेजी से आएगा, और कई सारी जो हाई ग्रोथ की थीम्स हैं उनको ये एक्चुअली टेलविंड प्रोवाइड करता है। ओके सर, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, ये तो आईटी पर आपने और कुछ स्पेसेस पे अपने आपने राय रखी प्रतीक जी, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू है सर? जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है, रुपए में कमजोरी, ये डेडली कॉम्बिनेशन मार्केट पे भारी पड़ रही है, क्या आउटलुक है अभी आपका मार्केट को लेकर? अगर हायर क्रूड जो है वो देश से 5 से 6 बिलियन डॉलर प्रति महीना लेके चला जाता है, तो ये एक स्ट्रेस इकोनॉमी पे बन जाता है, और इस स्ट्रेस को देखते हुए एफपीआई भी पैसा खींचता है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। अब अगर इसमें देखें तो एक चीज होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। आज के दिन एब्सोल्यूट पॉजिटिव रिटर्न का एक सब वैल्यूएशन कोई एक ध्यान लगाना जरा मुश्किल है। आउट परफॉर्मेंस का आप ध्यान लगा सकते हो, तो आउट परफॉर्मेंस में जैसा मैंने कहा कि जो ऑयल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जो व्हीकल्स हैं जहाँ पे पेट्रोल डीजल यूज होता है, तो वो वाला जो पार्ट है शायद कम चले। जहाँ पे एफपीआई की होल्डिंग ज्यादा है और ग्रोथ कम हो गई, तो ये जो कॉम्बो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत वाला कॉम्बो है। वहां पे शायद सेलिंग की इंटेंसिटी हाई लेवल पे बरकरार रह सकती है। तो आउट परफॉर्मेंस के लिए यू शुड नॉट बी इन दिस स्पेस इज व्हाट आई थिंक। दूसरी जगह हो, हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, तो हमने कुछ जगह बताई जहाँ पे ग्रोथ इन सारी चीजों की वजह से एक्चुअली और टेलविंडेड हो जाती है, तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस मिल सकती है। पर एब्सोल्यूट मार्केट ऊपर जाने का अगर ये चलता रहा तो उसका वो बनाना, थीम बनाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा प्रतीक जी, ये जो बाजार ने थोड़ा सा लैच ऑन करने की कोशिश करी है, ग्रिप करने की कोशिश करी है एनर्जी स्टॉक्स को, अदानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, आप पावर को देखिए, एनटीपीसी, कोल, टाटा पावर, वारी, प्रीमियर सोलार सेगमेंट में, क्या इस थीम पे थोड़ा सा कैपिटलाइज करना चाहिए? ये क्या आपको एक
रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे क्या, या फिर कुछ आपके पोर्टफोलियो कुशन प्रोवाइड करेंगे अगर क्रूड काफ़ी समय तक दबाव में रहा तो ऐसे सूरत हाल में? हाँ, तो एक तरीका इकोनॉमी को इंसुलेट करने का फ्रॉम हाई ऑयल प्राइसेस इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर इलेक्ट्रीफाई कर लेते हैं तो चूंकि इलेक्ट्रिफिकेशन पुराना जो हमारा किया हुआ है और इंक्रीमेंटली भी थोड़ा वो कोयले से है जो डोमेस्टिक है प्राय, तो उसकी वजह से कॉस्ट में इम्पैक्ट कम होता है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आती, फॉरेन एक्सचेंज पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। इसी तरीके से रिन्यूएबल तो पूरा ही मतलब सनलाइट विंड वो फ्री वो है, सो दैट इज द अदर स्पेस। और चूंकि यहाँ पे आप फोकस करोगे तो जो ग्रोथ पहले आ रही थी शायद उससे ज्यादा आएगी एज अ कंट्री। और पूरा जो एक इकोसिस्टम है, केबल वाले, ट्रांसमिशन वाले, ट्रांसफार्मर वाले, उन सभी को एक बॉयंसी देखने को मिल सकती है। और ये शायद थोड़े समय चले, जो हमारा सोचना है 28 तक तो चलेगा, उसके बाद शायद कंपटीशन आ जाएगा और मार्जिन्स घटे, बट 1-1.5 साल तो चलता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशंस पे जरूर नजर रखनी चाहिए, बट अदरवाइज इस स्पेस में अर्निंग वाइज मायूसी शायद नहीं देखने को मिलेगी। ओके, अर्निंग्स ठीक ठाक रह सकती है इस पूरे स्पेस की और अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। लेकिन प्रतीक सर, एफएमसीजी पैक को लेकर क्या व्यू बन रहा है? हमने नेस्ले के नतीजे देखे, फिर एक तरफा भागा वो स्टॉक और कुछ फिर स्टॉक्स ने साथ भी दिया। तो क्या वो जो एक अंडर परफॉर्मेंस थी एफएमसीजी पैक की पिछले कुछ 1-2 सालों से, क्या वो अब खत्म होती नजर आ रही है आपको? यहाँ से अब क्या मौके बनेंगे? आपका व्यू क्या है? थोड़ा मुश्किल सवाल है। हम हमारा रुख उस तरफ कम रहता है। हमारा मानना है कि इसमें 1 या 2 कंपनियां शायद एक अच्छी ग्रोथ दे पाएं, बट एज अ पैक ये सैचुरेटेड स्पेसेस हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा आउटकम की उम्मीद करना मुश्किल है। कि अगर आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो जो ये कैटेगरीज हैं वो वेरी वेल पेनिट्रेटेड हैं। अगर कोई खाने की चीज है तो आप उसको कितना ही ज्यादा खाओगे, कोई और चीज कम खानी पड़ेगी ना। सो इन सम सेंस इट इज वेरी वेल पेनिट्रेटेड मार्केट। तो मुझे नहीं लगता कि पूरी स्पेस में से ज्यादा पैसे बनेंगे। मुझे लगता है कि अगर कोई कंपनी ने किसी एक पीरियड में एग्जीक्यूट ज्यादा अच्छा किया है तो शायद उसके नतीजे ज्यादा अच्छे रहे। अब यहाँ पे आप उसके ऊपर एक और फैक्टर डाल सकते हो, वो ये कि किस कंपनी ने कितना केपेक्स किया था पास्ट पीरियड में, तो उससे एक और अंदाजा लगता है कि कहाँ पे नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो पूरी स्पेस में एटलीस्ट मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। ओके। और सर, यहाँ पे कैपिटल मार्केट थी जिसमें नंबर्स भी अच्छे रहे इस बार, तो बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए। आपके और एसआईपीज का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है मार्च का। मैं सब एएमसीज को ले लीजिए, आप ब्रोकरेजेस को ले लीजिए, एक्सचेंजेस को ले लीजिए। एक्सचेंजेस ने तो अपने आप को प्रूव करके दिया है। बीएसई एमसीएक्स ऑल टाइम हाई, विदर इट्स सिक्योरिटी और कमोडिटीज। यहाँ पर आपका सेंस क्या कह रहा है? नहीं, तो ये एक स्पेस है जहाँ पे हम काफी पॉजिटिव हैं। मतलब एक एक जो तरीका है सोचने का वो ये कि इंडिया जो है फ्रॉम अ कंट्री ऑफ सेवर्स अगर कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स बनेगी और लोग बाजारों में आएंगे तो हमारे मार्केट्स शायद दुनिया के मोस्ट लिक्विड मार्केट्स बन जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑलरेडी कहीं बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और उसमें फिर पूरा जो इकोसिस्टम है, चाहे वो एक्सचेंज हो चाहे वो ब्रोकर्स हो, सबको फायदा होता है। यहाँ पे आपको अर्निंग्स ग्रोथ की एक अच्छी क्लिप दिखेगी। इस स्पेस में कई सारी चीजें हैं। अगर आप एएमसीज देखें तो बहुत अच्छी बिजनेस है, ग्रोथ शुरू हुई है, लॉन्ग लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ, बट शायद यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर आप ब्रोकिंग का क्षेत्र देखें तो यहाँ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आपको घटती हुई दिखेगी। अगर आप इस तरीके से सोचो कि 10 साल पहले कितने ब्रोकर थे और आज कितने ब्रोकर हैं, तो शायद आज कम है। तो जो सर्वाइवर्स हैं धीरे धीरे आप देखोगे कि उनमें प्राइसिंग पावर आती जाएगी। और इसमें आप एक और ओवरले कर लो कि ब्रिक एंड मॉर्टर की बजाय जो लोग ऑनलाइन पे काम करते हैं वहां पे ग्रोथ विल बी फास्टर। एंड
तो पूरे इकोसिस्टम में आपको नंबर्स की ग्रोथ फ्रैंकली अच्छी दिखनी चाहिए। सो ये जो एक थीम है वो आप देखोगे हमारे प्राय हर फंड में अच्छे से रिप्रेजेंटेड है। ओके, ये पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस पर व्यू हो गया। प्रतीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट पर ओवरऑल सारी स्पेसेस पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब